हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ मित्रा। नेक्स्ट आगे का लेक्चर कंटिन्यू करूँगा। रेजिस्टेंस पे हम लोग चल रहे थे, डिस्कशन चल रहा था हम लोग का रेजिस्टेंस पे। उस रेजिस्टेंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो एक बात बता देते हैं। पहले समझते हैं रेजिस्टेंस का दो टाइप होता है। जो रजिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं ना, रजिस्टर रे सॉरी, थोड़ा स्पेलिंग गलत है। रजिस्टर ये दो तरीका का होता है। एक होता है वायर बाउंड और एक होता है कार्बन। ठीक, अब क्या होता है वायर बाउंड? इसमें क्या होता है ना, हम लोग वायर का कॉइलिंग करते हैं। ठीक है, और जितना रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस चाहिए उस हिसाब से उतना लंबा वायर का कॉइलिंग कर देते हैं। जितनी उस कुछ एक पर्टिकुलर लेंथ होता है, उसका कॉइलिंग करते हैं तो हमको रेजिस्टेंस उतना मिल जाता है। अब हमको मान लो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो बहुत लंबा वायर चाहिए होगा कॉइलिंग के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस हम चाहते हैं उतना ज़्यादा हमको लंबा वायर चाहिए वायर बाउंड रेजिस्टेंस में। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू, अब हम लोग का एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जनरली काफ़ी हाई रेजिस्टेंस का भी ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारा जो हम लोग प्रैक्टिकल ये करते हैं। ठीक है, अच्छा, जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा हीट के रूप में भी मेरा करंट लॉस हो जाएगा, मतलब एनर्जी का भी लॉस होगा। ठीक है, तो वायर बाउंड रजिस्टर यूज करने का ना बहुत सारा डिमेरिट्स होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना जनरली वायर बाउंड रेजिस्टेंस प्रीफर नहीं करते हैं। मतलब होता ही नहीं है। तुम कभी भी लैब वेब में जाओगे ना एक्सपेरिमेंट करने, तो तुमको जनरली जो दिखेगा वो कार्बन रेजिस्टेंस दिखता है। ठीक है, तो इसको इसका समझेंगे हम लोग थोड़ा, पहचान कैसे होता है, क्या क्या कैसे पता करते हैं। कार्बन रजिस्टर को देख के कैसे बताएगा कि उसका रेजिस्टेंस कैसा है। मतलब अगर तुम्हारा हाथ में एक कार्बन रजिस्टर दे दिया जाएगा ना, तो तुम उसको देख के बता सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ये हम सिखा देंगे। ठीक है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस में हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, उसमें वैल्यू हमको जानना होगा कि इसका रेजिस्टेंस होता कितना, या तो एक्सपेरिमेंट से जानेंगे या उसमें लिखा हुआ होगा, मेंशन होगा कि इसका रेजिस्टेंस इतना है। लेकिन कार्बन रेजिस्टेंस को हम अगर कुछ वैल्यू मेंशन भी नहीं है ना, फिर भी हम उसको देख के बता सकते हैं। एक्चुअली मेंशन होता ही नहीं है, कार्बन रजिस्टर को देख के बताया जा सकता है उसका रेजिस्टेंस कितना है। वो चीज़ हम सिखाएंगे तुमको। ठीक है, उसके बाद बताते हैं कार्बन रजिस्टर का यूज़ करना क्या है। कार्बन रजिस्टर कॉम्पैक्ट होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है। ठीक है, और मेनली ये छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो कोई भी सर्किट में आसानी से फिक्स कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए कार्बन रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन रजिस्टर पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जब कार्बन रजिस्टर तुमको मिलेगा ना तो कैसा मिलता है। देखो, इतना छोटा सा एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसमें 4 ठो वायर लपटा हुआ होगा, बस, ज़्यादा नहीं। 4 ही तुमको वायर दिखेगा, और चारों अलग कलर का वायर होगा, डिफरेंट कलर का वायर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो पहला वायर रहता है ना, अच्छा, अब पहले कलर हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, फटाफट देखो, तुमको रटना वटना कुछ नहीं है, कुछ कुछ ट्रिक बता देंगे, बस वही ट्रिक को दिमाग में रखना है और कुछ याद ही नहीं करना है। ठीक है, और बहुत ही मतलब क्या बोले, इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है और बहुत ज़्यादा फेमस ट्रिक भी है। सब कोई लगभग ऐसे ही याद रखता है, कोई रटता नहीं है ये सब। ठीक, देखो, बीबी रॉय ऑफ बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ठीक, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, यही ट्रिक है। ठीक है, अब देखो जितना भी चीज़ हम कैपिटल में लिखे हैं ना, ये स्मॉल में है, वो सारा बात तुमको याद रखना है। ये स्मॉल है। ठीक है, अब देखो यही है मेरा कलर कोड। ठीक है, सबसे पहले बी, अच्छा, उसके बाद सीक्वेंस याद रखना है। लगातार तुमको 3 बी दिखेगा, बी बी बी। ठीक है, तो पहला बी ब्लैक होगा, दूसरा बी ब्राउन होगा, तीसरा बी ब्लू होगा। ब्लैक ब्राउन ब्लू याद रखना होगा, ब्लैक ब्राउन। और एक जी जी 2 बार दिखेगा, तो पहला जी तुमको याद रखना है ग्रीन है, दूसरा जी ग्रे है।
ठीक है, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बाकी और कुछ नहीं है। दूसरा बीबी रॉय, रॉय फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, ग्रेट, ग्रीन, ब्लू, वी, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। ठीक, इसके बाद बस 3 नाम तुमको याद रखना है, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। मतलब क्या है, क्या दिखेगा हमको जब हम लोग रजिस्टर को उठाएंगे ना, कार्बन रजिस्टर को जब तुम उठाएगा ना, तो इस तरीका का तुमको 4 कलरफुल वायर दिखता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि इस सब के बगल में कुछ नंबर्स भी हैं। वो नंबर्स क्या है समझते हैं हम लोग, नंबर 0 से चालू करेंगे, ब्लैक 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रटना बहुत आसान है, कुछ याद ही नहीं करना है। ठीक है, अब जो तुम यहाँ देखा ना 0, बस वही चीज को 10 का पावर में चढ़ाते चलो, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, 10 का पावर 9। ठीक है, अब देखो इन दोनों के लिए हम लोग 10 का पावर नेगेटिव डालते हैं। ठीक है, और इन दोनों के लिए, इन तीनों के लिए एक और चीज डाला जाता है, 5, 10, 20। ये होता क्या है समझेंगे, इसको बोलते हैं नंबर, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, और इसको बोलते हैं टॉलरेंस। मतलब जब तुमको एक वायर कार्बन रजिस्टर दिखेगा ना, तो उसका जो पहला 2 वायर होगा ना, वो मेरा नंबर होगा। मतलब मान लो अगर पहला जो वायर दिखता है वो रेड कलर का है, सपोज रेड कलर का है, तो हम लेंगे 2। मतलब पहला 2 का नंबर लेना है, तीसरा वाला का मल्टीप्लायर लेना है, और चौथा वाला को टॉलरेंस मानना है। ठीक है, और चौथा वाला में जनरली यही 3 होता है, ये 3। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्योंकि ये सब का किसी का भी टॉलरेंस नहीं है, ये सब किसी का भी टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेंस बस किसका है, इसी का है। तो जो फोर्थ नंबर पे होगा उसका टॉलरेंस लेंगे, जो थर्ड पे होगा उसका मल्टीप्लायर लेंगे, और पहला 2 का नंबर लेंगे। ठीक है, मान लो दूसरा कलर है, सपोज एक कॉम्बिनेशन दे दिए रेड येलो। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लू, और उसके बाद तुमको जो कलर दिखेगा रेड येलो ब्लू, और उसके बाद तुमको दिख गया मान लो सिल्वर। ठीक है, तो पहला रेड दिख गया, तो रेड का पहला 2 का नंबर लेना है, तो रेड का नंबर लिए हैं। येलो वाला का भी नंबर लेंगे, क्या है येलो का नंबर 4। ब्लू, ब्लू का मल्टीप्लायर लेंगे, तो ब्लू क्या है, ब्लू थर्ड वाला का मल्टीप्लायर लेना है, तो थर्ड में क्या है ब्लू, तो ब्लू का मल्टीप्लायर क्या है 10 का पावर 6, तो इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, और जो फोर्थ वाला रहता है उसका टॉलरेंस वैल्यू लेते हैं, तो सिल्वर का टॉलरेंस वैल्यू कितना है 10, तो प्लस माइनस ये 10% में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको पूछता है, तुमको कॉम्बिनेशन दे देगा, ठीक, और ये ओम रेजिस्टेंस हो गया, तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि टॉलरेंस वैल्यू प्लस माइनस होता है, मतलब 5% ज़्यादा भी हो सकता है, 5%, 10 टू द पावर 10% ज़्यादा भी हो सकता है, 10% कम भी हो सकता है सिल्वर के लिए। अगर कोई कलर नहीं है तो इसका मतलब 20% तक का रेजिस्टेंस में, मतलब जो वैल्यू जो रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, अगर तुमको उसमें कोई कलर नहीं दिख रहा है, लास्ट वाला में 3 ही कलर दिख रहा है, चौथा वाला जो है उसमें कोई कलर नहीं है, तो तुमको क्या समझना है कि ये या तो मतलब 20% का चेंज हो सकता है रेजिस्टेंस में, मतलब जो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे इस रेजिस्टेंस का 20% अप डाउन वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस वैरी करेगा, तो जिसका टॉलरेंस वैल्यू मतलब ये होता है, ये कलर कॉम्बिनेशन है, पहचानना है। ठीक है, तो जनरली यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड में छोटा मोटा, या एमसीक्यू तुम्हारा नीट वीट में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं पूछा जा सकता। एक छोटा सा कलर कॉम्बिनेशन दे देगा तुमको फंसाने के लिए ही कि ब्लैक ब्राउन ब्लू, इसमें जनरली फंस जाता है। पहला याद रखना है ब्लैक, दूसरा ब्राउन, तीसरा ब्लू। ठीक है, क्योंकि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वैल्यू, ये सबको याद रहता है। कंफ्यूजन यही हो जाता है ब्लैक ब्राउन ब्लू, और दूसरा कंफ्यूजन था पहला ग्रीन है दूसरा ग्रे है, ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन से इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और बताते हैं तुम लोग को, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग पढ़े थे इसके बारे में,
निक्रोम के बारे में, निक्रोम का कुछ ग्राफ हम तुमको ऐसे बताए थे, स्ट्रेट लाइन बताए थे, ठीक है, कि रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है लीनियरली। एक्चुअली में अगर देखेगा ना, तो तुमको ग्राफ देख के तो यही लग रहा है, लेकिन जब तुम इस ग्राफ का वैल्यू में जाएगा ना, मतलब डेटा में जाएगा ना, तो तुमको क्या दिखेगा ना, कि एक्चुअली जो हम बोल रहे हैं ना, वो बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पे अगर तुम देखेगा तो ये सही है, ठीक है, लेकिन अगर तुम ऊपर से देखेगा ना, तो तुमको वैल्यू पे पता नहीं चलेगा। मतलब क्या होता है, समझते हैं हम लोग इसका मतलब, हम बोलना क्या चाह रहे हैं थोड़ा उसको समझते हैं। बोलना है कि ये जो कुछ कुछ चीज़ जैसे कि निक्रोम हो गया या मैग्नम हो गया, कुछ कुछ चीज़ होता है, ये सारा जो होता है, निक्रोम क्या है, निक्रोम एलॉय है निकल आयरन और क्रोमियम का, ठीक है, ये सब का जो रेजिस्टिविटी होता है ना, एक्टिविटी, वो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है। मतलब ये जो तुम वैल्यू देखेगा ना, ये अगर 1 ओम होगा तो ये होगा 1.1 ओम, ये होगा 1.2 ओम, और यहाँ पे टेम्परेचर होगा 100, 200, 300। मतलब जब टेम्परेचर बहुत बढ़ा देगा ना, तो हो सकता है 0.1 बढ़ा, लीनियरली तो बढ़ रहा है, तुमको दिख रहा है लीनियरली बढ़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली बताओ कि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे 100 डिग्री टेम्परेचर, 5-7 डिग्री टेम्परेचर का चेंज करेंगे, तो उस समय क्या थोड़ा सा भी हमको रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखेगा? बहुत ही कम रेजिस्टेंस बढ़ता है, जो कि नेग्लिजिबल होता है, हम लोग को दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो निक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेनेंट, ये दो तीन नाम है, निक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेनेंट, कॉन्स्टेनेंट, ठीक, निक्रोम, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन, ठीक है, ये सब का सिमिलर प्रॉपर्टी होता है। मतलब इसको मेनली यूज करते हैं हम लोग वायर बाउंड रेजिस्टर बनाने में, क्योंकि आप देखो हम क्या बताए थे कि जितना ज़्यादा वायर बाउंड रेजिस्टेंस अगर हम लोग बनाते हैं, तो पहला तो दिक्कत क्या होता है, वो लंबा हो जाएगा। लंबा हो गया, उससे भी बड़ा बात है कि अगर हम लोग जितना लंबा कर देंगे ना, टेम्परेचर अगर उसका रेजिस्टिविटी मान लो टेम्परेचर के साथ बढ़ता होगा, तो जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, सीधा सा बात है, उतना हीट लॉस होगा तो उतना टेम्परेचर भी बढ़ाएगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाएगा उतना रेजिस्टेंस चेंज होते रहेगा। मतलब अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होंगे, मान लो रजिस्टर लगा दिए हैं, हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, चेक करेंगे करंट, ठीक है, तो जैसे जैसे तुम रजिस्टर बढ़ाएगा तेरा, सॉरी वोल्टेज बढ़ाएगा, तेरा रेजिस्टेंस भी चेंज होते रहेगा, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो हमको करंट जो चाहिए वो वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे, उसका अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने जाएगा, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, वी और आई का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, तो वी बढ़ाएगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तभी ना तुम आई निकालेगा, तभी तुमको पता चलेगा कि आर कितना होगा, लेकिन तुमको आर का वैल्यू कभी कांस्टेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लंबाई एक ज़्यादा है, लंबाई हो गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रहा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ने लगेगा, तो ये सब दिक्कत होगा। इसीलिए हम लोग उसका यूज करते हैं वायर बाउंड रजिस्टर बनाने में, जिसका रेजिस्टिविटी जो होता है वो जनरली चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ, और उसमें ये 3 एग्जाम्पल है, ठीक है, ये मिस हो जाता है जनरली, ये बात, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मिस हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक में हम लोग अपना रेजिस्टिविटी को लेकर जितना डिस्कशन था ना, वो सब खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमको क्वेश्चन फंसा सकता है, ठीक है। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देंगे ना, बाकी दो क्वेश्चन तो आसान है, हम सबसे पहला क्वेश्चन जो तुमको स्टार्ट करेंगे ना, वो पहला ही टिपिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, अब इसके बाद खाली क्वेश्चन का डिस्कशन होगा इस लेक्चर में, बहुत तरीका का कुछ कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ रेजिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे, कुछ वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन बताएंगे, रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसे कंडक्टर है, ठीक है, सपोज करो इस कंडक्टर का एरिया ए होगा, रेडियस आर होगा, ठीक है, लेंथ एल होगा, इस पे वी पोटेंशियल अप्लाई हो रहा होगा, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी होगा, जो जो जनरल बात होता है वो सारा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हम डायामीटर को 2 टाइम्स कर दिए, क्वेश्चन समझना, डायमीटर को दुगना कर दिए, ठीक है, और हम तुमसे चेंज पूछ रहे हैं, बताओ जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई किए थे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रहा था उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है। तीसरा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा,
ये सारा कुछ कुछ क्वेश्चन हम दे दिए, ठीक है। तो डायमीटर दुगना हो गया। अच्छा, डायमीटर दुगना होने का मतलब क्या, रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाए, रेडियस भी दुगना हो जाएगा, रेडियस मेरा 2r हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ से मिल रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था बाहर का बैटरी से। तुम अंदर में रेजिस्टेंस कुछ, अंदर में कुछ भी चेंज करो, मेटल के अंदर कुछ भी चेंज कर दो, बाहर से जो बैटरी हम लगाए थे, क्या उस बैटरी का वोल्टेज चेंज हो जाएगा? E इज इक्वल टू वी बाई एल है, सॉरी, V इज इक्वल टू ई बाई एल था, E इज इक्वल टू वी बाई एल है, E इज इक्वल टू वी बाई एल, ठीक है। तो E चेंज होने के लिए या तो V या तो L चेंज होना होगा। हम लेंथ तो चेंज नहीं कर रहे हैं, हम डायमीटर को चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो बताओ, क्या जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा? बैटरी तो हम चेंज नहीं किए ना, हम अंदर में खाली रेडियस को चेंज कर दिए। रेडियस चेंज करने से क्या बैटरी जो हम अप्लाई किए थे, उस बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था वो चेंज होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नो चेंज। अब जो सबसे फंसाने वाला बात है, ठीक है, वीडी में क्या चेंज आएगा? हम चैलेंज कर सकते हैं कि 50% स्टूडेंट का ये गलत हो जाएगा, ठीक। 50% स्टूडेंट इस बात का आंसर सही दे पाएगा, 50 क्यों, 60% गलत हो सकता है, 70% भी गलत हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का दिमाग में ना एक बात पहले ही बता दिया जाता है कि ए इंटू वी डी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। वी डी तुम बढ़ाओ तो ए बढ़ाओ, वी डी घट जाएगा, वी डी बढ़ाओ, ए घट जाएगा, ठीक है। तो